नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बंद पड़ी जो चीनी मिल है उसको लेकर के हर बार राजनीति की जाती है और फिर चुनाव जीतने के बाद उस चीनी मिल को बुला दिया जाता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो छाता चीनी मिल जिसके साथ की जो मिलें सब बंद हुई थी सभी जो है चालू हो गई, और ये मिल जो है 2009 में ये श्रीमान जी बसपा सरकार में मंत्री थे, उनके ज़माने में बंद हुई थी। आखिर क्या वजह थी जो उस मिल को बंद करना पड़ा और किसके द्वारा ये चीनी मिल को बंद करवाया गया? इनकी नीयत केवल ये थी कि 2009 में कि इस मिल को बेच दें और बेचने के बाद वो जो है अपना जमीन वमीन हड़प लेंगे सब लोग। ये मायावती जी की सरकार में ये मंत्री थे, तो उसी समय इनकी नीयत ये थी, ये था इन मिल को बंद कराने का। पूरे क्षेत्र में इमरजेंसी लगी हुई है, ऐसा स्थिति बना रखी है कि जैसे उनकी बापत ये क्षेत्र 5 साल पूरी होने जा रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसी विभाग का मंत्री होते हुए उस चीनी मिल को चला नहीं पा रहा। उसकी नीयत खराब है, वो मंत्री की जो नीयत खराब है, जो मौजूदा मंत्री है उसकी निगाह उस जमीन पर लगी है, वो कभी भी मिल को चलाना नहीं चाहता। गठबंधन के बाद में जयंत चौधरी हम खुद यहाँ आए थे और इस बात की घोषणा कर गए कि टाटा की सीट राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के गठबंधन में लोकदल के खाते में जाएगी। तो अगले हमारे जो प्रत्याशी हैं RLD और बीजेपी गठबंधन के अतुल सिसोदिया ही होंगे। पूर्व मंत्री एवं छाता विधानसभा से विधायक रहे ठाकुर तेजपाल सिंह ने DNG न्यूज से बंद पड़ी चीनी मिल को लेकर खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने चीनी मिल को बंद कराने का आरोप छाता विधानसभा से वर्तमान मंत्री पर लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में छाता विधानसभा से अतुल सिसोदिया को RLD भाजपा गठबंधन प्रत्याशी बताया है। देखिए ठाकुर तेजपाल सिंह से की गई विशेष बातचीत। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री और छाता विधानसभा से विधायक रहे ठाकुर तेजपाल सिंह जी, जो कि एक मुखर वक्ता होने के साथ साथ कमजोर लोगों के हितैषी भी माने जाते हैं और लगातार उनके साथ खड़े रहते हैं। आइए करते हैं ठाकुर साहब से बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत DNG न्यूज चैनल में। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आप सब साथियों को। और इसमें सबसे जो बात महत्वपूर्ण आपने कही जी। कि हर गरीब की, हर जो बेचारे मददगार की, जिसकी भी जो कहते हैं ना, एक हमारे बारे में कहावत कही जाती है, जिसका कोई नहीं उसका तेजपाल। तो गरीब से गरीब आदमी भी, मजबूर आदमी भी, कोई भी जिसको हम जानते हैं चाहे नहीं जानते, अगर हमारे पास आता है मदद के लिए तो हमसे न काम पूछते हैं, हम उसे न उसका नाम पूछते हैं, केवल ये पूछते हैं तू काम बता, क्या काम है तेरा, किस काम से आया, और उसका गरीब का काम करवाते हैं। दूसरा, ईमानदारी और निष्ठा के साथ 40-45 साल हमें राजनीति में हो गई, हम लोगों ने बिल्कुल ईमानदारी से और साफ सुथरा काम किया है। आज तक अपने ऊपर कोई किसी तरह का दाग लगने नहीं दिया है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चारित्रिक रूप से हो, किसी भी तरह का हो। हम तो दिन और रात, क्योंकि हमने कभी भी राजनीति को अपना जो है भरण पोषण का माध्यम नहीं बनाया, राजनीति को कभी धंधा पेशा नहीं बनाया। राजनीति हमने की है हमेशा जनता की सेवा के लिए, और प्रभु से यही कामना करते हैं कि प्रभु आज तक जो हमारा दामन साफ सुथरा रहा है, उसी तरह से साफ सुथरे दामन के साथ ही जब तक हम राजनीति में रहें हमारे ऊपर कोई कलंक न लगे, हमारे ऊपर कोई दाग न लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जब तक जीवते हैं तब जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते रहें, जनता के काम आए, ये हमारा उद्देश्य है। जी सर, अभी हाल ही में छाता के CO ऑफिस में वहाँ के जो प्रधान है और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बीच कोई विवाद हुआ था, जिसमें आपने उसमें लिप्त अधिकारियों की जांच करवाकर उनको वहाँ से भगा देने की बात कही थी। आखिर क्या विवाद था वो? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि ये प्रधान जो है वो फालन गांव का प्रधान है। फालन गांव की पंचायत मथुरा जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, 7 गांवों की पंचायत है। तो फालन की जो पंचायत है उसमें 7 गांव लगते हैं, फालन, सुपाना, राजागढ़ी, भीकागढ़ी, नगला मेव, नगला तीनुसा, ये इस तरह से 7 नगला। तो इससे जो 7 गांवों की पंचायत है, जिले की सबसे बड़ी पंचायत है, और उसका जो प्रधान है कैलाश चौधरी, बहुत ही भला आदमी, बहुत सभ्य व्यक्ति है। वो गांव में सुपाने में कोई बिजली की टीम गई हुई थी और बिजली की टीम वहां जाके अपना बिल वगैरह जमा करा रही थी, तो लोग बिल जमा कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके बिल जमा नहीं हो पा किए थे जिन्होंने, तो बिजली की टीम ने अपने कुछ कर्मचारियों को भेज दिया कि जाओ, जिन जो बिल जमा नहीं करने उनके कनेक्शन काट दो।
तो वो कनेक्शन काटने के लिए गए तो एक महिला जो जाटा मोहल्ले में वो गए तो जाटा महिला थी जो अंदर उसकी कुंडी अंदर से बंद थी। तो वो उन्होंने सोचा कि पता नहीं किसी ने जानबूझ के बंद कर लिया, जब हकीकत ये थी वो अकेली महिला घर में थी और वो अपने बाथरूम में स्नान कर रही थी। तो इन्होंने बदतमीजी ये की, इनके आदमी लाइनमैन वगैरह जो थे वो खम्भे पर चढ़ गए और खम्भे पर चढ़ के घर में झांकने लगे और झांकने लगे उस महिला को, झांकने नहाती हुई को। तो वो महिला ने जब देखा कि मुझे झांक तांक कर रहे तो उसी जिस हालत में थी वैसी भाग दौड़ के घर में घुसी और अपने कपड़े पहने बाहर आके उसने हल्ला मचाया। तो हल्ला मचाया तो इस तरह से जो बदतमीजी हुई है, तो अब वहाँ जो 2-4 लोग लड़के वड़के होंगे बिजली वालों को, उन्होंने कहा सुनी गई फटकारा होगा जो भी कुछ हुआ। तो वो महिला अपनी थाने लेके और उसके साथ गांव के और लोग भी गए, प्रधान भी गए, वहाँ जाके ये हुआ कि इनकी हमारी मुकदमा लिखवा जाए, हमारी महिला के साथ इस तरह की बात हुई है। अपनी तहरीर उन्होंने दी तो उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा। इस बीच बिजली वाले भी अपनी तरफ से एक तहरीर लेके पहुंच गए कि उन्होंने हमारे मुकदमा हमारे साथ बदतमीजी हुई है, सरकारी काम में बाधा डाली है, जिस तरह की वो उन्होंने एक दरख्वास्त दी उनको खिलाफ। तो अब पुलिस ने दोनों तरफ से वो दरख्वास्त रख रखी थी। उनकी सुनवाई जब नहीं हुई थाने में तो फिर उसके 2 दिन बाद वो सीओ सर्किल ऑफिसर छाता के पास गए और ये कहा जाके कि भाई जो है हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, ये हमारा ज्ञापन, हमारी प्राथमिक, ये हमारी तहरीर है और इसको हमारा मुकदमा दर्ज कराइए महिला की तरफ से। तो सीओ छाता वहाँ मौजूद नहीं थे। तो उनके जो पेशकार वगैरह थे उन्होंने कहा ठीक है साहब, सीओ साहब है नहीं, भी आ जाएंगे तो ये आप छोड़ जाओ और हम इसको चढ़वा देंगे, सीओ साहब को दे देंगे। वो वहाँ से शांतिपूर्वक, उसमें 40-50 लोग थे, उसमें 20-25 महिला में थी, 20-25 पुरुष थे। तो वो वहाँ से अपनी बात कह के लौट के जा रहे थे। इसी बीच में क्या होता है कि कहीं से कोई राजनीतिक किसी व्यक्ति का, आप जानते हो राजनीति जो छाता में जिस तरह की होती है, सीओ साहब के वहाँ किसी पर सीओ साहब वहीं से कोई आदमी टेलीफोन करता है नेता को और नेता वहाँ से सीओ को कहता है कि साहब इस तरह की बात है। तो सीओ साहब ने अपने ऑफिस में अपने मातहत को ये कहा कि इनको आधे घंटे रोक लो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो सीओ ने ये आदेश दिया तुम आधे घंटे रोक लो। तो वहाँ की जो कोच थी उन्होंने रोका उसको आधे घंटे और सीओ साहब ने छाता कोतवाली की पुलिस और कोसी कोतवाली की पुलिस को ये आदेश दिया कि तुरंत वहाँ पहुंचे थाम उसमें मेरे ऑफिस के सामने। इस बीच में छाता की पुलिस भी आ गई, कोसी की पुलिस भी आ गई और वो जो वो थे क्यों सब आने थे, उन्होंने वहाँ धक्का मुक्की करा के जो है और वो प्रधान के 5-7 लोगों को साथ में ले गए और छाता थाने में ले जाके बंद कर दिया। अब पता लगा तो लोगों में आक्रोश था कि इस तरह से भाई कैसे बंद कर दिया, तुमने अपना ज्ञापन देने आए, इस तरह तो कोई ज्ञापन देगा ही नहीं, कोई बात कहेगा ही नहीं, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये तो तानाशाही है। उसके बाद हमें पता लगा तो हम भी पहुंचे, हमने जाकर पता किया प्रधान से, प्रधान ने बताया साहब ऐसी ही बात हुई है। तुमने कहा ये तो बहुत ही गलत बात, जबकि प्रधान इतना सीधा है, आज तक उसके खिलाफ कोई 151 716 भी नहीं हुई है। तो अब उसके बाद हमने बात की, सीओ भी तब तक आ गए थे, तो हमने सीओ से कहा हमने कि भाई ये क्या मामला है। और सब कोई दिक्कत नहीं है, अभी घंटे भर में छूट जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। मुझे बरसाने से प्रोग्राम छोड़ के आना पड़ा था। तो अब उसके बाद जब हम वहाँ बात हो गई, सीओ ने कहा घंटे भर में छोड़ देंगे, तो हम बरसाना प्रोग्राम में चले गए जैसे छोड़ आए थे। अब क्या हुआ कि वो उसका बाद हमें शाम को पता लगा कि सीओ ने उन 4-5 लोगों का प्रधान सहित 151 चालान करवा दिया। खैर वो एसडीएम साहब ने जो उसमें बेल आउट कर दिया उन्हें, वो वहां से चले गए। दूसरे दिन पता लगा कि उन सीओ महोदय ने उन्हीं प्रधान के खिलाफ एक तो बिजली वालों का मुकदमा लिखवाया कोसी थाने में और पुलिस का एक झूठी FIR पुलिस के एक दरोगा से लिखवाई छाता थाने में कि हमारे साथ अभद्रता की, सरकारी काम में बाधा डाली और फर्जी एक महिला कांस्टेबल का और एक कांस्टेबल का मेडिकल करा के और तमाम धाराओं में मुकदमा उसके प्रधान और उनके लोगों के खिलाफ 30-35 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। अब ये बताइए आप मुझे कि इतनी बड़ा उसको ऐसा इतना बड़ा रूप दे दिया केवल एक राजनीतिक व्यक्ति के कहने से, जो जिन्होंने जो है अपना ये यहाँ तांडव मचा रखा है पिछले 10 साल से क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में इमरजेंसी लगी हुई है, ऐसा स्थिति बना रखी है कि जैसे कि बापत ये क्षेत्र। तो अब उसको इतने अधिकारी को इतनी समझ नहीं है जो सर्किल ऑफिसर है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। किसी के कहने से तो फांसी भी चढ़ा दे किसी को, अब कोई बात नहीं हो किसी तरह ऐसे तो ज्ञापन देने जाएंगे ये लोग, आएंगे ही। अब उसी तरह से वो बात कहने के लिए गए थे, तुम नहीं मिले तो तुम ज्ञापन दे आए। अब उसके बाद तुम उसके कहने से, राजनीतिक व्यक्ति के कहने से वहां से जो है कह रहे हो आधे घंटे रोक लो, मैं आ रहा हूँ अभी, और अब आए नहीं, उससे पहले फोर्स भिजवा दिए कोसी और छाता थाने और पुलिस से वहां फोर्स आ गई, आके पुलिस धक्का मुक्की करने लगी और एससीओ ने आदेश दिया था कि ले जाके इसको थाने में बंद कर दो। उसी टेलीफोन के आदेश पे वो ले गए और छाता थाने में बंद करा दिया प्रधान के लोगों को। इसी सब मामले को वहां जो है पहले उन 7 गांवों का जो प्रधान है, 7 गांवों की पंचायत हुई थी
और उन्होंने ये ओंकार भरी कि उन्होंने कहा इस तरह से हमारे प्रधान की बेइज्जती की है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर ये नहीं होगा तो पूरी रावतपाल के गांव पड़ते हैं, रावतपाल में जो है 12 गांव है, तो उन्होंने 12 गांवों की पंचायत होगी और फिर आंदोलन को बड़ा रूप हम देने की कोशिश करेंगे। इसी बीच जब हम लोग के पास ये बात आई तो हमने कप्तान साहब से समय लिया और हम लोग पार्टी के सभी लोग, अध्यक्ष वगैरह सब हम लोग मिलने के लिए गए थे और हमने कहा कि साहब ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। जो सर्किल ऑफिसर ने इस तरह से जो निंदनीय काम किया है, बहुत ही घटिया उसकी सोच है और बहुत ही निंदनीय काम है। इस तरह के सर्किल ऑफिसर को वहां रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है जो इस तरह से उसने। तो हमने कप्तान साहब से ये भी कहा कि सर्किल आपके आदेश से चलेगा, किसी दूसरे के आदेश से नहीं चलेगा। सर्किल ऑफिसर किस काम का है वहां जब जो दूसरे का आदेश माने काम चला रहा है, आपके आदेश से काम नहीं चला रहा। भाई जब ये बात सब जानते हैं कि एसएसपी ईमानदार आदमी है, कायदे से काम कर रहा है, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन जो मातहत हैं ये उनको सहयोग नहीं कर रही, तो ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो इसी बात को लेके फिर हमारी बात उन्होंने सुनी, सब कप्तान साहब ने सीओ से बात भी लगाई, उन्होंने सीओ को फटकारा भी और उसके बाद उन्होंने पूरी जांच जो है, एक सीओ वो गर्मा सिंह है, उनको पूरी जांच दे दी गई है और उसमें पूरी जांच तैयार हो जाएगी, तैयार चौक आ जाएगी। उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे वो सामने आएगी। बंद पड़ी जो चीनी मिल है उसको लेकर के हर बार राजनीति की जाती है और फिर चुनाव जीतने के बाद उस चीनी मिल को बुला दिया जाता है। देखिए ये ऐसी हास्यास्पद बात हो गई है, मैं आपको बताऊं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो छाता चीनी मिल जिसके साथ की जो मिलें सब बंद हुई थी, सभी जो है चालू हो गई। पिपराइच, मंडरावा, जो गोरखपुर की बस्ती की जितनी मिली थी मुख्यमंत्री जी ने सब चालू करनी छाता के साथ की थी। और ये मिल जो है 2009 में ये श्रीमान जी बसपा सरकार में मंत्री थे, उनके जमाने में बंद हुई थी और बंद होने के बाद जो है तब से आज तक खुली नहीं। इसमें बीच में प्रयास भी हुए 1-2 बार, हम जब बीच में रहे 12 वाले टेन्योर में तो अखिलेश जी को लेके आए थे, बात भी हो गई थी और वो सर्वे भी हो गया था कि मिल को उसको चालू करेंगे। खैर चुनाव हम हार गए 17 में, तो उसकी वजह से वो फिर लटकी रह गई। लेकिन अफसोस अब इस बात का हो रहा है, जिस विभाग का मंत्री खुद उस प्रतिनिधि उसी क्षेत्र का रहने वाला है और चीनी गन्ना विभाग उसी के पास है और आज 5 साल पूरी होने जा रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसी विभाग का मंत्री होते हुए उस चीनी मिल को चला नहीं पा रहा। उसकी नीयत खराब है, वो मंत्री की जो नीयत खराब है, जो मौजूदा मंत्री है उसकी नीयत, उस जो जमीन है वहाँ नेशनल हाईवे पर जिस पर चीनी मिल लगी है, 100 एकड़ जमीन है, बहुत कीमती जमीन है, उसकी निगाह उस जमीन पर लगी है। वो कभी भी मिल को चलाना नहीं चाहता। आज तक कोई एक पैसे का बजट जो है उसमें हुआ नहीं, कभी तक आवंटन नहीं हुआ। कभी भी किसी तरह का लेते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी बबूल कटवा देंगे उसमें से, कभी झाड़ झन्नू कटवा देंगे, कभी बयान दे देंगे उल्टा सीधा, और खुद बयान नहीं देते, गन्ना अधिकारी से बयान दिलवा देते हैं, तो लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। तो हमारा ही मानना है कि जो 5 साल में जब जो मंत्री रहते हुए उस विभाग का उस मिल को नहीं चलवा पाया, तो इनकी नीयत मिल चलाने की नहीं है। अब तो ये कोई दूसरा ही आएगा, वो भले इस मिल को चलवाए लेकिन ये मिल नहीं चलवाएंगे। आखिर क्या वजह थी जो उस मिल को बंद करना पड़ा और किसके द्वारा ये चीनी मिल को बंद करवाया गया? देखिए मायावती के समय में ये मिल बंद की गई और बम्बई में इस मिल को बेचने का सौदा कोई हो गया था। उसके बाद जो है जब सौदा हो गया था तो उसके बाद 2012 में जब हम जीत के आ गए तो हमने डंडा ठोक के ये कहा कुछ भी नहीं होगा, चाहे इस मिल को हम बिकने नहीं देंगे। मुलायम सिंह गवर्नमेंट आ गई थी, तो मुलायम सिंह जी से हम मिलकर हमने ये कहा कि साहब कुछ भी हो जाए हम मिल को बिकने नहीं देंगे। मुलायम सिंह जी ने हमारी बात मानी और मिल बिकने से रुक गई थी। इनकी नीयत केवल ये थी कि 2009 में कि इस मिल को बेच दें और बेचने के बाद वो जो है अपना जमीन वमीन हड़प लेंगे सब लोग। ये मायावती जी की सरकार में ये मंत्री थे, तो उसी समय इनकी नीयत ये थी, ये था इन मिल को बंद कराने का। अब भी वही इनकी बदनीयती है, मिल चलाने की नीयत नहीं है, बदनीयती केवल ये है कि अब वो उस मिल को किसी तरह से जो है जमीन को हम हड़पें। तो अब इसमें जो ये प्रकरण हुए तो इन प्रकरणों में हम लोग भी ये कहते हैं, देखिए राष्ट्रीय लोकदल भी इस समय भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, सत्ता के हम भी सहयोगी दल हैं। तो प्रशासन ने पूरी तरह से समझ लिया कि हम सहयोगी दल हैं। अभी कितनी बड़ी रैली कोसी में हुई, सब प्रशासन को भी मालूम है, लेकिन कुछ अधिकारी अभी भी ऐसा चोला पहने हुए हैं जिनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई लोकदल भी सरकार में शामिल है, लोकदल भी सहयोगी दल है, वो विरोधियों की तरह जो है दूसरों के कहने पर हमारे कार्यकर्ताओं से व्यवहार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खराब बात है। तो इसमें निश्चित रूप से जो है इनको अपने आप समझना चाहिए और ये बातें ऊपर तक जाएंगी। सर, छाता विधानसभा का इतिहास रहा है, एक बार ठाकुर साहब और एक बार चौधरी साहब।
तो इस बार ये जो चक्र है वो कैसे टूट गया? वर्तमान मंत्री जी द्वारा कराए गए जो विकास कार्य हैं, क्या वो इनकी वजह है या फिर कुछ और? देखिए, ये बीजेपी की लहर थी, ये तो आप भी समझ रहे हैं उस चीज को, और बीजेपी की हवा में ही, क्योंकि हम लोग लोकदल से हम चुनाव लड़े थे, 80,000 वोट हमने लिया। 80,000 वोट कोई कम नहीं होता, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये थी कि बीजेपी की हवा में 80,000 वोट लेना, और उसके बाद जो बीजेपी की जो वो थी लहर, उस लहर में इनको इतनी वोट मिल गई थी, उनको बीजेपी को हटा दीजिए, लड़ा दीजिए मखौटा करके, उसे पता लग जाएगा कितनी वोट आएंगी। अगर वो 25,000 से ऊपर पहुंच जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी की लहर में जीत के बीजेपी कोई लड़ता, उसके अलावा वो ही जीत जाता, उसमें कोई बात ही नहीं थी, बीजेपी की लहर थी, तो ये हुआ, इस तरह से जीत गया वो। जी सर, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जो होने वाले हैं, क्या उनमें जनता ठाकुर साहब को प्रत्याशी के रूप में देखेंगी? तो अगर देखेगी तो कैसे? क्योंकि इस समय बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है, सभी ये बात जानते हैं। या तो आप अपनी तरफ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी की तरफ आप रुख करेंगे? देखिए, इसमें रुक करने की कोई बात ही नहीं है। गठबंधन के बाद में जयंत चौधरी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो खुद यहाँ आए थे और इस बात की घोषणा कर गए कि ये छाता की सीट राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के गठबंधन में लोकदल के खाते में जाएगी, और वो हमारे बेटे अतुल सिसोदिया जो 2017 में चुनाव लड़े थे वहाँ छाता में, उनकी घोषणा भी कर गए हैं कि अतुल सिसोदिया को यहाँ का हम मुंह बनाएंगे। तो अगले हमारे जो प्रत्याशी हैं आरएलडी और बीजेपी गठबंधन के, अतुल सिसोदिया ही होंगे, और बहुत भारी बहुमत से वो चुनाव होगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का एक तरफा चुनाव होगा, कोई ढूंढे नहीं मिलेगा कहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर का, अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे। पूर्व मंत्री और छाता विधानसभा से विधायक रहे ठाकुर तेजपाल सिंह जी, जिन्होंने की हमसे बातचीत, और अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही जो छाता विधानसभा की सीट है वो आरएलडी के खाते में जाने वाली है, और अपना प्रतिनिधि भी इन्होंने चुन लिया है जो कि प्रत्याशी के रूप में वहां से चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने अपने सुपुत्र का नाम, जो कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी के हैं, उन्होंने घोषित कर दिया है, वही अतुल सिसोदिया जी, वो ही वहीं से छाता के विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे प्रत्याशी के रूप में। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज चैनल के लिए। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां संतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री ओपीडी सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का, जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, आईयूआई, आईवीएफ, इक्सी, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, जीआईसी के सामने, मथुरा।